बट अब अगर बाई चांस अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो आप उसको बता देना, कोशिश करेंगे उसको रिमूव करने की, थोड़ा वेट करना है ना, जिससे क्या अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो हो रही है उसके अंदर बार बार डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, वरना क्या बार बार यूँ लगेगा आप लोग जब आप वापस देखोगे तो मैसेज वगैरह बार बार आते रहेंगे। थोड़ा सा वेट करना। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस के टाइप्स थे कोवलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस एंड वैन डेर वाल रेडियस। हाँ बेटा ब्लर हो रहा है क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है आज यहाँ पर जो वाईफाई उसमें नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्योंकि जो स्टार्टिंग की जो क्लासेस थी उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी। तो रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है, जो टॉपिक होगा वो हमारे पास रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाएगा। जूम करेंगे बेटा तो बाद में जो है क्लियर नहीं आएगा, मैं जूम तो कर दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जूम कर दिया मैंने, बट आगे जो है प्रॉब्लम जनरेट होगी वापस से। हाँ वीडियो सेंड कर दूंगा, मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा, जितना हो सके उतना कोशिश हम कर रहे हैं कि जो है क्लास में आप लोगों को दिख सके या जो है वॉइस क्लियरिटी भी रहे, बट आज प्रॉब्लम आ रही है मॉर्निंग से, ठीक है ना, तो हो सकता है कि बार बार ऐसी प्रॉब्लम जनरेट हो, बट मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है, तो अपना जो भी कन्वर्सेशन है वो कंप्लीट रिकॉर्ड हो जाएगा और मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा लास्ट क्लास में। ओके, जूम भी कर दिया मैंने इसको। तो हमारे पास है एटॉमिक रेडियस, और एटॉमिक रेडियस में लास्ट क्लास में हमने कोवलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस और वैन डेर वाल रेडियस को डिस्कस किया। आज हम ट्रेंड करने से पहले कि एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड होता है पीरियड के अंदर और ग्रुप के अंदर, उससे पहले हम नोट करेंगे आज फैक्टर्स कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिन पे एटॉमिक रेडियस डिपेंड करता है। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस जो है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। कौन कौन से फैक्टर्स हैं देखो, फर्स्ट न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज जो है क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज आपको पता है न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन प्रोटॉन ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोलेंगे कि हम इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन्स उनका जो अट्रैक्शन फोर्स है दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन में चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो जितना पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ अगर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा तो उस केस के अंदर रेडियस जो है वो डिक्रीज होगा। तो हम यहाँ पे क्या नोट कर रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज के अपने पास attraction force between attraction force between nucleus and outermost electron, nucleus and outermost electron called nuclear charge। न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, और दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। अब देखो अगर प्रोटॉन का अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का अगर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होता है तो उस केस के अंदर जो ऑर्बिट होता है उसका पार्शियल शिफ्टिंग होगा न्यूक्लियस में। ठीक है, जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना ऑर्बिट का पार्शियल शिफ्टिंग हो जाएगा न्यूक्लियस के पास। ठीक है, और अगर ऑर्बिट न्यूक्लियस की तरफ मूव करेगा तो उस केस के अंदर डिस्टेंस डिक्रीज होगा, और डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगा। यानी हम ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो श्रिंक हो रहा है। ठीक है, पास आ रहा है न्यूक्लियस से, श्रिंक हो रहा है, इसलिए रेडियस जो है वो डिक्रीज हो। तो हमारे पास जो डेफिनेशन है न्यूक्लियर चार्ज की, वो डेफिनेशन क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन
न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, चार्ज की बात करें तो केवल प्रोटॉन का चार्ज है ना। ये जो फैक्टर है, कंप्लीट फैक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कहा अट्रैक्शन फोर्स। अदरवाइज न्यूक्लियर चार्ज क्या है? ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन को इंक्रीज कर, ठीक है, इंडिकेट कर रहा है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होगा, न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज होगा, न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होता है। उस केस में आउटर ऑर्बिट श्रिंक हो जाएगा, यानी रेडियस जो है वो डिक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय Z, यानी जो एटॉमिक नंबर होता है उसी से हम न्यूक्लियर चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। बिकॉज जो एटॉमिक नंबर वो क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होता है तो रेडियस डिक्रीज होता है। तो फर्स्ट फैक्टर हमारे पास है न्यूक्लियर चार्ज। तो नोट करें न्यूक्लियर चार्ज में, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज depend on number of protons, depend on number of protons. When increasing number of protons in nucleus, when increase number of protons, number of protons in nucleus, in nucleus, increasing nuclear charge, increasing nuclear charge and also increasing, हाँ आप कुशांक पहले पढ़ चुके हैं, चीज बिल्कुल सही कह रहे हो आप, and also increasing attraction force, also increasing attraction force between nucleus to outermost electron, between nucleus to outermost electron, outermost electron, ठीक है। so nuclear charge reverse proportional to atomic radius, nuclear charge reverse proportional to atomic radius। हाँ बिल्कुल वीडियो सेंड कर देंगे बेटा, ग्रुप में मैं वीडियो सेंड कर दूंगा, आप टेंशन मत लो बिल्कुल। न्यूक्लियर चार्ज रिवर्स प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। सेकेंड, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। सेकेंड फैक्टर शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। हाँ बिल्कुल ठीक बताया आपने पलक। इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स, इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स, इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स repel outermost electron, repel outermost electron and prevent them, and prevent them, prevent them attraction force of nucleus, prevent them attraction force of nucleus called shielding effect, called shielding effect or screening effect, shielding effect or screening effect।
इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा यानी पुश करेगा आउटसाइड डायरेक्शन के अंदर। और अगर इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा तो उस केस में न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस इंक्रीज होगा, डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। सेकंड वर्क क्या है इसका, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये शील्ड की तरह बिहेव करता है। इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए एक शील्ड बनाता है, और वो शील्ड क्या करता है, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स को वीक करता है। ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको वीक करने के लिए हम इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स को यूज में लेते हैं। तो इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन के दो वर्क हो गए अपने पास। फर्स्ट वर्क क्या है, वो प्रिवेंट कर रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स। जितना ज्यादा वो अट्रैक्शन फोर्स को शील्ड करेगा उतना कम अट्रैक्शन फोर्स होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे। सेकंड वर्क क्या है अपने पास, ये जो इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, और जब रिपेल करेगा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो पार्शियली डिस्प्लेस हो जाता है आउटसाइड डायरेक्शन में। अट्रैक्शन फोर्स से तो क्या होता है, इनवर्ट डायरेक्शन में शिफ्टिंग होती है, और शील्डिंग इफेक्ट से क्या होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टिंग होती है। तो उस केस में क्या होगा, रेडियस, हाँ रेडियस इंक्रीज होगा। ठीक है। डेफिनेशन दोबारा रिपीट करने के लिए बोला है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन repel, inner orbit electrons repel outermost electron, outermost electron, and prevent them towards the nucleus attraction force, nucleus attraction force, nucleus attraction force called shielding effect, called shielding effect और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है। तो शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो उस केस में क्या होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स वीक होगा। रीजन, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में नहीं आ रहा, इनर ऑर्बिट क्या कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है। देन इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। ठीक है। अब देखो दोनों फैक्टर्स हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट फैक्टर्स हैं। तो यहां पर हम जब भी डिसाइड करेंगे एटॉमिक रेडियस के साइज को, तो वहां पर वो क्या देखना होगा, डोमिनेटिंग फैक्टर्स जो होता है वो देखना होगा कि न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेटिंग फैक्टर है या स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेटिंग फैक्टर। ठीक है। एक लास्ट थर्ड फैक्टर और नोट करें, नंबर ऑफ ऑर्बिट, number of orbit, when increasing number of orbits atomic radius increases। अब देखो नंबर ऑफ ऑर्बिट, अगर सपोज फर्स्ट ऑर्बिट जो होता तो किसका होगा, ये होता स्मॉल साइज होता। जैसे मैंने एटॉमिक नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज किया तो एटॉमिक रेडियस भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। एक मिनट बेटा, मैंने देखा नहीं आपने क्या पूछा है। पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्या है ये, हाँ बिल्कुल, आयंस और न्यूट्रल एटम दोनों पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है। देखो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट का मींस क्या होता है कि अपने पास कितना हम न्यूक्लियस के नियरेस्ट होगा इलेक्ट्रॉन, दैट्स कॉल्ड पेनिट्रेटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर न्यूक्लियस के क्लोज होता है तो उसको हम बोलते हैं पेनिट्रेशन। ये जो इलेक्ट्रॉन जितना क्लोज जाएगा उतना पेनिट्रेटिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज होगा। तो पेनिट्रेशन का इफेक्ट यहां पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
क्योंकि वहां पर हमारे पास आएगा पेनिट्रेटिंग इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल्स। एस ऑर्बिटल का पेनिट्रेटिंग इफेक्ट जो होता है वो मैक्सिमम होता है, इसलिए एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के नियरेस्ट होता है, और न्यूक्लियस के नियरेस्ट होगा तो उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम होता है। ठीक है, एस का पेनिट्रेटिंग इफेक्ट मैक्सिमम देन एफ। ये हमारे पास फैक्टर्स हो गए, न्यूक्लियस चार्ज, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब जब भी हम पीरियड में और ग्रुप के अंदर यहाँ पर एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड को स्टडी करेंगे तो वहां पर हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है, न्यूक्लियर चार्ज है या स्क्रीनिंग इफेक्ट है या नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। ठीक है, देखो फर्स्ट हम डिस्कस करें पीरियडिक ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियड। इन पीरियड सपोज ये मेरे पास न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट and this one is second orbital. Period, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen and chlorine. Electronic configuration 2s1. Last configuration लिखा 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4 and 2p5. लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है मैंने क्या। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिथियम फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन से कंप्लीटली फिल है, और जो सेकंड ऑर्बिट है लिथियम का सेकंड ऑर्बिट सब में सेम है, पीरियड के अंदर ऑर्बिट सेम होता है, लिथियम क्लोरीन सब में क्या है ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट। तो ऑर्बिट तो क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। ठीक है, सेकंड ऑर्बिट है इट इज ऑर्बिट कांस्टेंट है। लिथियम में सिंगल इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम में टू इलेक्ट्रॉन्स, 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए। अब देखो यहाँ पर ऑर्बिट तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे हैं, तो ऑर्बिट कांस्टेंट है बट नंबर ऑफ प्रोटॉन कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहा है, रिपल्शन भी इंक्रीज होता है, बट यहाँ पर न्यूक्लियस का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या होगा कम होगा, डिक्रीज होगा। रीजन नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या है कम। ठीक है, वन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक ही अपने पास ऑर्बिट प्रेजेंट है, तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ ऑर्बिट कांस्टेंट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट का इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सेम चल रहा है अपने पास ऑर्बिट। तो यहाँ पर जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन। सेम ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, बट नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या है कांस्टेंट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो माइनर है यहाँ पर। तो डोमिनेटिंग फैक्टर हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो हम यहाँ पीरियड के अंदर क्या ट्रेंड बोलते हैं, when we move left to right in period, when we move left to right in period, then atomic radius decreases. When we move left to right in period, then atomic radius decreases due to increasing number of proton, due to increasing number of protons। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होगा तो उस केस में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर एटॉमिक रेडियस का जो ऑर्डर आएगा ऑर्डर क्या होगा क्लोरीन मिनिमम एंड लिथियम मैक्सिमम रेडियस होगा। अब देखो सेकंड पीरियड में एक और एलिमेंट रह गया कौन सा इनर्ट गैसेस, और जो इनर्ट गैसेस होती है वो इनर्ट गैसेस
आपको पता ही है कि वैंडरवॉल रेडियस जो है वो इनर्ट गैसेस में जो होता है वहां पर केवल अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसलिए उसका जो रेडियस है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक एक्सेप्शन केस है, व्हेन वी मूव इनर्ट इनके लिए एक्सेप्शन, when we move left to right then atomic radius decreases, but van der Waals elements or van der Waals gases, inert gases have maximum radius in their corresponding period. Inert gases has maximum radius in their corresponding period. तो इनके पीरियड के अंदर मैक्सिमम रेडियस है जिसका होगा इनर्ट गैसेस। रीजन, बाकी के एलिमेंट्स है उनमें या तो कोवलेंट रेडियस है या मेटेलिक रेडियस है, बट यहाँ पर अपने पास जो वैन डर वाल गैसेस है, ये इनर्ट गैसेस जो है इनमें वैन डर वाल रेडियस होता है, और वैन डर वाल रेडियस मैक्सिमम है, इसलिए अपने पास पीरियड में मैक्सिमम वैन डर वाल इनर्ट गैसेस का रेडियस मैक्सिमम। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास पीरियड के अंदर। जनरल ट्रेंड आ गया अपने पास, एक्सेप्शन केवल इनर्ट गैसेस का होता है जिनका रेडियस मैक्सिमम होता है। सेकंड, पीरियोडिक ट्रेंड इन ग्रुप। अब देखो ग्रुप में क्या है, सपोज मैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लीथियम, ग्रुप के अंदर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। बताया ना बेटा, हैलोजन स्मॉलर साइज के हैं इनर्ट गैसेस के कंपैरिजन में। रीजन मैंने बताया आपको, क्योंकि हैलोजन्स के अंदर कोवलेंट रेडियस होता है और इनर्ट गैसेस के अंदर वैन डर वाल रेडियस होता है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है मैक्सिमम है। आप जो सोच रहे हैं वो ठीक है कि इनर्ट गैसेस है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 10 हो जाएगा या 2p6 हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर जो इनर्ट गैसेस होते हैं उनमें मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की टेंडेंसी नहीं होती है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, और अगर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं तो उस केस में ये जो इनर्ट गैसेस हैं ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, और इनमें कोई इंटरेक्शन फोर्स जो है वो केवल वैन डर वाल इंटरेक्शन फोर्स होता है, कोई बॉन्डिंग नहीं होती है इनके अंदर। और बॉन्डिंग की है तो केवल क्या आपके पास इंटरेक्शन फोर्स होता है, इंटरेक्शन फोर्स है तो आपके पास यहाँ पर जिसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करेंगे तो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। ठीक है, तो पीरियड के अंदर इनर्ट गैसेस का रेडियस मैक्सिमम, इसलिए हैलोजन स्मॉलर है देन इनर्ट गैसेस। ओके, अब देखो ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में क्या था, इन ग्रुप व्हेन मूव अप टू डाउन, इन ग्रुप व्हेन मूव अप टू डाउन एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। देखो लिथियम ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, लिथियम में 2s है, सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सोडियम 3s होता है, ये ऑर्बिट इंक्रीज हो गया। पोटेशियम 4s होता है, ये ऑर्बिट इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। When we move up to down, then increasing number of orbits, और number of orbit increase होगा तो उस केस में क्या होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। तो हम यहाँ पर क्या पॉइंट डिस्कस करते हैं, इन ग्रुप when we move up to down, in group when we move up to down, then atomic radius increases, atomic radius increases due to increasing number of orbits, due to increasing number of orbits। तो ये पीरियड और ग्रुप का जनरल ट्रेंड के अनुसार, पीरियड का एक्सेप्शन केस में बताया गया आपको इनर्ट गैसेस होता है। अब बात करें ग्रुप के अंदर,
देखो डायरेक्टली अपने ग्रुप के अंदर कहीं कोई ग्रुप का जो है एक्सेप्शन केस दिया हुआ नहीं होगा, लेकिन एक्सरसाइज क्वेश्चंस में दिया हुआ मिलेगा। और फिर अगर हम आगे स्टडी करेंगे फर्दर बी ब्लॉक के अंदर, तो वहां पर भी अपने पास आएगा 13 और 14। तो मैं उस पॉइंट को यही डिस्कस कर, ठीक है। एक्सेप्शन केस इन ग्रुप, in 13 group elements, boron, aluminium and barium. In 13 group element, when we move boron to aluminium, boron से aluminium में move कर रहे हैं, then increasing atomic radius, ठीक है, सिंपल सी बात है। boron जो है सेकंड ऑर्बिट है, सेकंड टू थर्ड ऑर्बिट के अंदर मूव करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना इंक्रीज होता है, 8, क्योंकि सेकंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स आते हैं, तो 8 प्रोटॉन्स इंक्रीज होगा। when we move boron to aluminium, then increase 8 protons, ठीक है, और increasing number of increasing atomic radius। but when we move aluminium to gallium, अगर एल्यूमिनियम से गैलियम में जा रहे हैं तो उस केस के अंदर एटॉमिक रेडियस अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा, ठीक है। एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम अप्रोक्सीमेट इक्वल टू द एटॉमिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम। रीजन, बिकॉज व्हेन वी मूव एल्यूमिनियम टू गैलियम, when we move aluminium to gallium, then 18 protons increases with increasing 18 protons increases with increasing one orbit। when we move aluminium to gallium, then atomic radius approximate equal, because increasing 18 protons with one orbit। देखो एल्यूमिनियम से गैलियम में भी क्या हो रहा है, केवल एक ऑर्बिट इंक्रीज हो रहा है, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा अमाउंट में 18 प्रोटॉन्स है, ठीक है। बोरॉन और एल्यूमिनियम, देखो यहाँ पर जो ट्रेंड है उसको ध्यान से समझना। जब भी हमारे पास कुछ नया ट्रेंड आता है तो एटॉमिक रेडियस जो होता है या जो भी न्यूक्लियस चार्ज होता है उस पर इफेक्ट पड़ता है। बोरॉन में सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स होते हैं, थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स होते हैं, फोर्थ और फिफ्थ में कितने होते हैं, 18। और फिर वापस हम जब किसमें आते हैं, सिक्स्थ ऑर्बिट में, तो सिक्स्थ पीरियड के अंदर तो कितने एलिमेंट होते हैं, उसमें कितने प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं, 32, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एक्सेप्शन आया है और एल्यूमिनियम टू गैलियम में, वैसे हमारे पास फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं अगर उनको कंपेयर करेंगे तो वहां भी एक्सेप्शन केस आएगा, ठीक है ना। रीजन, बिकॉज एकदम से अपने पास बहुत ज्यादा प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं। नॉर्मल ट्रेंड तो 8 प्रोटॉन का था, लेकिन एकदम से 18 प्रोटॉन आ गए तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर वन पीरियड इंक्रीज जो ऑर्बिट के साथ 18 प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, 18 प्रोटॉन्स इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग वन ऑर्बिट। Therefore, atomic radius of gallium approximate equal to the atomic radius of aluminium। तो ये हमारे पास ग्रुप के अंदर इनका एक्सेप्शन केस है। एक एक्सेप्शन केस डी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी होता है। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनमें लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो होना क्या चाहिए, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। बट डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर एटॉमिक रेडियस जो होता है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है। न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स एक्सेप्शन केस नहीं है, डोमिनेटिंग फैक्टर है, ठीक है। एक्सेप्शन केस तो गैलियम है ना, एक्सेप्शन केस तो गैलियम है। कि होना क्या चाहिए था, गैलियम का एटॉमिक रेडियस एल्यूमिनियम से ग्रेटर होना चाहिए, बट अप्रोक्सीमेट इक्वल आ रहा है। तो उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन है अट्रैक्शन फोर्स। तो ये हमारे पास डोमिनेटिंग फैक्टर हो गया। नॉर्मली अप डाउन मूव करता है तो डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है। बट इस केस के अंदर जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। फैक्टर्स जो होते हैं ना बेटा वो कभी भी एक्सेप्शन नहीं होते। फैक्टर्स केवल डोमिनेटिंग फैक्टर्स है या नहीं है वो देखना पड़ता है, ठीक है ना।
तो डी ऑर्बिटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मैंने आपको बताया कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें भी एक्सेप्शन होता है। लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होना चाहिए, डिक्रीज। बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, उनमें एटॉमिक रेडियस जो होता है वो जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। तो वो अभी तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में दिक्कत आती है, ठीक है ना। तो अपने पास क्या है, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आएगी समझने में, इसलिए अभी हम इस पॉइंट को डिस्कस नहीं करेंगे। जब हमारी ऑफलाइन स्टार्ट होगी तब हम आपको ये इसका आंसर बताएंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो ऐसा नहीं होता। ओके, तो ये हो गया हमारे पास फैक्टर्स और ट्रेंड्स कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम आयनिक वेट्स।